मैं शेव करने और नहाने के बाद बाथरूम से निकला तो शाजिया घबराई हुई कमरे में आई। बोली, कामरान साहब, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, उनका सांस उखड़ गया है। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ माँ जी के कमरे में पहुंचा तो उनकी हालत वाकई नाजुक थी। उनका सांस बुरी तरह उखड़ा हुआ था और वो जानकुनी की कैफियत में मुब्तला थी। शाजिया को देखकर उन्होंने कुछ कहना चाहा मगर उनसे बोला न गया। शाजिया गुलूगीर लहजे में बोली, ये टैबलेट ले लें अम्मी, अभी आप ठीक हो जाएंगी। मैंने जल्दी से उनके सरहाने रखी हुई एक टैबलेट उठाई मगर उन्होंने नफी से गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। फिर उन्होंने एक इंतहाई हसरत भरी नजर शाजिया पर डाली और उनकी आंखें साकित हो गईं। दूसरे ही लम्हे उनकी गर्दन भी एक तरफ ढलक गई। उनका वक्त पूरा हो चुका था और वो जिंदगी की हर तकलीफ, दुख और सदमे से निजात पा चुकी थी। शाजिया ने फटी फटी आंखों से मुझे देखा, फिर वहशतज़दा सी होकर बोली, कामरान, अम्मी को क्या हो गया है? ये सांस नहीं ले रही हैं, प्लीज डॉक्टर को बुला लें। मैंने अफसुर्दगी से कहा, अब सब कुछ बेकार है शाजिया, सब्र से काम लो, तुम तो बहुत बाहिम्मत लड़की हो। अल्लाह ने माँ जी की मुश्किल आसान कर दी। उसने वहशतज़दा होकर पूछा, तो क्या अम्मी मर गईं? मेरी अम्मी मर गईं? वो ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने तसल्ली देने के लिए उसके शाने पर हाथ रखा। वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने नरम लहजे में कहा, होश में आओ शाजिया, मैं तो तुम्हें बहुत ज़हीन और समझदार समझता हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि यूं रोने से मरने वालों की रूह को तकलीफ होती है? बोली, मैं क्या करूं कामरान साहब, आंसुओं पर किसे इख्तियार है। मैंने कहा, इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, रोने से इन्हें क्या फ़ायदा होगा। उसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, फिर गेट खुला और गाड़ी अंदर आ गई। शाजिया उसी तरह नंगे पांव दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जीरा गाड़ी से उतरकर बरामदे की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर शाजिया ने एक चीख मारी और बुरी तरह रोती हुई उससे लिपट गई। बोली, भैया, अम्मी हमें छोड़ गईं, अम्मी मर गईं भैया। जीरे की आवाज में वहशत थी। नहीं, तुझे धोखा हुआ होगा शाजिया, वो सो रही होंगी। एक दफा पहले भी तूने हंगामा मचाया था और अम्मी नींद से बेदार हो गई थी। शाजिया ने चीख कर कहा, मगर अब वो कभी बेदार नहीं होंगी। मैंने उन्हें इतनी आवाजें दी, इतनी चीखी, शोर मचाया, मगर वो तो ऐसी सोई हैं कि उठ ही नहीं रही। मैंने इस दौरान में माँ जी का चेहरा चादर से ढांप दिया था। जीरा दीवानावार माँ के कमरे में दाखिल हुआ और उनका चेहरा देखकर धाड़े मारने लगा। उसने रोते हुए कहा, मैं अपनी माँ को खा गया कामरान साहब, मेरा गम इन्हें खा गया। वो चीख चीख कर रोने लगा। मैंने उसे सीने से लगा लिया, कहा, तुम हौसला हार बैठोगे तो शाजिया का क्या होगा? मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि सब्र करो कि ये तो रस्मी लफ्ज है। मुझे देखो, बहुत छोटा था जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। माँ ने दिन रात मेहनत करके पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, फिर एक लड़की के चक्कर में माँ की हुक्मदूली की, बल्कि उससे गुस्ताखी की। ये सदमा उसकी जान ले गया। तुम्हारी माँ तो बीमार थी, मेरी माँ तो हंसती बसती चंद लम्हों में खामोश हो गई। असल में तो अपनी माँ का कातिल मैं हूँ। मुझे माँ की मौत का वाकया याद आया तो मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। फिर मैं इस बुरी तरह रो दिया कि मेरी हिचकियां बंद गईं। मैं तो वाकई अपनी माँ का कातिल था। मुझे एक एक करके हर वाकया याद आता था। मुझे ताया और उनके बेटों से बचाने के लिए नाना और अम्मी ने कैसी कैसी मुसीबतें बर्दाश्त की। मुझे तालीम दिलाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। जवानी बर्बाद करके अम्मी ने मुझे महंगे तरीन स्कूल में पढ़ाया ताकि मैं किसी तौर पर अपने ताया के बेटों से कमतर न हूं। दौलत में ना सही, तालीम में उनसे आगे बढ़ सकूं। और मैंने उसका सिला क्या दिया कि एक आवारा लड़की की खातिर माँ से बदकलामी की। शायद ये उसी की सजा थी कि उसके बाद मैं मुसलसल मुसीबतों में गिरफ्तार था। ये दूसरा मौका था जब मुझे इतनी शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ था। शाजिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमें तसल्ली देते हुए आप खुद भी हौसला हार बैठे। मैंने आंसू पोंछ लिए कहा, माँ की मौत पर किसका हौसला बरकरार रह सकता है। फिर मैंने काफी अरसे के बाद वुजू किया और कुरान शरीफ लेकर बैठ गया। माँ की दूसरी चीजों के साथ साथ शाजिया कुरान शरीफ भी ले आई थी। तिलावत करते हुए मुझे बार बार नाना जी याद आते रहे। नमाज, कुरान मुझे उन्होंने ही पढ़ना सिखाया था। जब तक वो जिंदा रहे मैं पाबंदी से नमाज पढ़ता रहा, तिलावत करता रहा और रोजे भी रखता रहा। उनकी मौत के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ छूट गया। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरा काम ही पढ़ लिख कर डिप्टी कमिश्नर बनेगा, और काम ही क्या बना, दहशतगर्द, स्मगलर, जराइम पेशा। तिलावत करते हुए भी मेरी आंखें बार बार धुंधला जाती। मैं तिलावत करके फारिग हुआ तो शाजिया ने कहा, कामरान साहब, यकीन नहीं आता कि आप इतनी अच्छी क़िरात भी कर सकते हैं। मैंने कहा, मेरे नाना बहुत अच्छे कारी थे, क़िरात मुझे उन्होंने सिखाई थी। वो तो मुझे हाफिज़ कुरान बनाना चाहते थे, मगर अम्मी ने जिद करके मुझे कॉन्वेंट में एडमिट करवा दिया। अचानक मुझे अपने तायाजादों का ख्याल आया। दादा जान तो इस दुनिया में नहीं थे, मगर अभी ताया और उनके बेटे मौजूद थे। न सिर्फ मौजूद थे बल्कि सियासत के सुतून कहलाते थे। ताया को शुरू से ही सियासत का चस्का था।
बेटों को भी चस्का गोया विरसे में मिला। गुज़श्ता 18 बरस से उस खानदान का कोई ना कोई फर्द किसी आला मनसब पर फाइज रहा था। उसी हिसाब से उन लोगों ने दौलत भी समेटी थी और अब उनका शुमार पाकिस्तान के दौलतमंद तरीन घरानों में होता था। अगर मैं इन झमेलों में उलझा हुआ ना होता तो शायद अम्मी के मरते ही उनसे हिसाब बेबाक कर लेता, मगर वो हमेशा मुझे रोकती रहीं। नाना अब्बा भी कहते थे कि कामी बेटा, माफ कर देने में ज्यादा बड़ाई है, मगर मैं उन्हें कैसे माफ कर सकता था। मेरी माँ लोगों के कपड़े सीती रही, छोटे मोटे घटिया काम करती रही, और वो लोग उससे 100 गुना ज्यादा रकम अपने कुत्तों पर खर्च करते रहे जितना वो महीने भर में कमाती थी। वो तो भला हो मेरे उस दोस्त का जिसने मुझे गारमेंट के बिजनेस की राह दिखाई और हमारी जिंदगी आसूदा हाल हो गई। अगर मैं हालात के जबर का शिकार ना होता तो शायद उस वक्त मैं भी करोड़पति होता। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता जब दादा जान धक्के देकर अम्मी को घर से निकाल रहे थे। वो मंजर मेरे जहन पर नक्श होकर रह गया था। मैं उन लोगों को कैसे माफ कर सकता था, मगर फिलहाल मैं कोई नया महाज खोलना नहीं चाहता था। हाँ, वक्त आने पर मैंने उनके साथ वो सलूक करने का तहैया कर रखा था जो दुनिया भर के लिए इबरत की मिसाल बन जाए। मैं उन लोगों को तड़पा तड़पा कर और सिसका कर मारना चाहता था। जीरे ने मुझे चौंका दिया। क्या सोच रहे हैं कामरान साहब? मैंने कहा, बस माँ की याद आई तो फिर बेशुमार यादों ने जलकार कर दी। फिर चौंक कर बोला, मेरे ख्याल में हमें माँ जी को आखिरी मंजिल पर पहुंचाने का बंदोबस्त करना चाहिए। मैं तो चाहता था कि ये सब कुछ तुम्हारे उसी घर में हो जहां माँ जी ने जिंदगी गुजारी है, मगर वहां तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए मैंने तुम्हें ये मशवरा नहीं दिया। जीरे ने अफसरदा होकर कहा, माँ तो अब हर बात से बेनियाज हो गई, यहां से कब्रिस्तान जाए या पुराने घर से। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। मैंने पलक झपकते में अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और जीरे को गेट की तरफ जाने का इशारा करके खुद भी झांक कर गेट की तरफ देखने लगा। जीरे ने बरामदे में पहुंचकर बुलंद आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से एक करख्त आवाज सुनाई दी। मैं रब नवाज हूँ उस्ताद। मेरे कशीदा आसाब पुरसुकून हो गए और मैंने तवील सांस लेकर रिवॉल्वर जेब में रख लिया। शाजिया ने पूछा, क्या तुम हमेशा इसी तरह मोहतात रहते हो? उसने पहली दफा मुझे आपकी बजाय तुम कहकर मुखातिब किया। मैंने हंसकर कहा, अगर मोहतात ना हूं तो शायद एक ही दिन में मारा जाऊं। वो बोली, ये भी कोई जिंदगी है कि आदमी अपने साए से भी खौफजदा रहे? यूं तो अनजाने में तुम अपने किसी आदमी को भी ठिकाने लगा सकते हो। मैंने कहा, मेरे करीबी लोग मेरी इस आदत से वाकिफ हैं, इसलिए पहले ही मुझे खबरदार कर देते हैं कि फायर मत करना। तुम भी अच्छी तरह सोच समझ लो, कभी भी मुझे चौंकाने या डराने की कोशिश मत करना। मुझे इत्मीनान इस बात का था कि शाजिया खासी हद तक संभल गई होगी। फिर उसने अपने लाए हुए सामान में से एक एयर फ्रेशनर निकाला और माँ जी के कमरे में खूब अच्छी तरह स्प्रे कर दिया। उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा, अगरबत्तियां न सही, एयर फ्रेशनर ही सही। दूसरे कमरे से कई अफराद के बोलने की आवाजें आ रही थीं। जीरे ने आने वालों को अपने कमरे में बिठा दिया था। थोड़ी देर के बाद जीरे के साथ 4 आदमी कमरे में आ गए। वो अपने हुलियों और चेहरों ही से बदमाश लग रहे थे। जीरे ने बारी बारी उन सब का मुझसे तारुफ करवा दिया। बोला, ये रब नवाज है, मेरा दायां हाथ। मैंने गौर से उसका जायजा लिया। वो लंबा तड़ंगा और खासा मजबूत आदमी था। उसने दूसरे नौजवान का तारुफ करवाया, ये साजिद हैं, मगर सज्जू के नाम से मशहूर है। ये इकबाल है, मगर लोगों ने इसे बाला कर दिया है। ये अफजल खान है, मगर खानू कहलाता है। फिर वो उनसे मुखातिब हुआ और बोला, और ये तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि ये कामरान साहब हैं। उन सब ने एक एक करके मुझसे मुसाफा किया। फिर साजिद बोला, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपसे इन हालात में मुलाकात होगी। खानू ने भारी आवाज में कहा, सज्जू ठीक कह रहा है। हम कभी सोचते थे कि ऐसा कौन शख्स है जिसने मोसाद, रॉ और केजीबी को नचा रखा है। उन सब के पास न लोगों की कमी है, न पेशावर कातिलों की, और आपने तो उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर साजिद को एहसास हुआ कि उस कमरे में जीरे की माँ भी मौजूद है, जो हमेशा की नींद सो चुकी है, और वो जीरे से ताजियत करने की बजाय मेरे गुन गा रहे हैं। साजिद ने आहिस्ता से कहा, इस वीराने में कौन आएगा उस्ताद? मेरी मानो तो माँ जी को मेरे घर ले चलो। जीरे ने उसे झिड़क दिया। बोला, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। तुम्हारे घर और मोहल्ले वाले ये नहीं पूछेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इस औरत की तदफीन यहाँ हो रही है। दुश्मनों को नहीं भी मालूम होगा तो हो जाएगा, सब कुछ यहीं होगा। यहाँ तुम लोग अपनी माओ बहनों को यहीं ले आओ। मैंने सख्त लहजे में कहा, मगर तुम लोगों के अलावा मर्द कोई नहीं आएगा। शाम से पहले पहले माँ जी सफर आखिरत पर रवाना हो गई। सारा बंदोबस्त साजिद ने ही किया था। शाम को मेरी इजाजत से वो किसी मदरसे के बच्चे कुरान खानी के लिए ले आया। उसके साथ वो बिरयानी की एक देग भी लाया था। रात तक उन बच्चों ने कई कुरान शरीफ खत्म कर दिए। साजिद बच्चों को छोड़कर वापस आया तो हम लोग उसी कमरे में बैठे थे जिसे हम लोगों ने अपने लिए मखसूस किया था। साजिद ही सब औरतों को वापस छोड़कर आया था। पूरे घर में अजीब सी वीरानी थी।
यूं तो माँ जी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर मौत तो बाहर सूरत मौत होती है। औरतों की रवानगी के बाद शाजिया अकेली रह गई। मैं उसके दिलजोई के ख्याल से उसके कमरे की तरफ गया तो अंदर से बातें करने की आवाज आई। मुझे शुबा हुआ कि सदमे के ज़ेरे असर शाजिया अपने आप से बातें कर रही है। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो चौंक उठा। वहां शाजिया के साथ 2 लड़कियां और मौजूद थीं। दोनों की शक्लों में मुशाबहत थी, जिससे अंदाजा हुआ कि वो दोनों बहनें हैं। मुझे देखकर वो दोनों अचानक खामोश हो गईं। शाजिया ने कहा, ये सज्जू भाई की बहनें हैं। मैं तो उनसे कह रही हूँ कि तुम भी चली जाओ, मगर ये मानती ही नहीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं शाजिया, ये लोग सुबह चली जाएंगी, वरना तुम अकेली पड़ी रोती रहोगी। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। जीरे ने कहा, अब क्या प्रोग्राम है कामरान साहब? मैंने कहा, कुछ भी नहीं। मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूँ कि माँ की मौत के बावजूद अपने काम से काम रखूँ। फिर अभी तो साजिद की बहनें भी यही हैं। जीरे ने कहा, मगर हम ज्यादा देर भी तो नहीं कर सकते। मैंने झुंझला कर कहा, फिलहाल इस मौजू पर बात मत करो, कल सोचेंगे कि हमें क्या करना है। फिलहाल तो तुम चाय ले आओ, शाजिया से मत कहना। साजिद जल्दी से बोला, अरे चाय तो राशिदा भी बना लेगी, मैं भी उससे कहता हूँ। साजिद कमरे से बाहर निकल गया। राशिदा यकीनन उसकी बहनों में से कोई एक होगी। चाय पीने के कुछ ही देर के बाद वो चारों कारपेट पर ही ढेर हो गए थे। मैं दिन में खूब सो लिया था, इसलिए मेरी आंखों में नींद का शायबा तक नहीं था। लड़कियों के कमरे में भी खामोशी छा गई थी, मगर मैं जानता था कि शाजिया जाग रही होगी। कौन बेटी ऐसी होगी जो माँ की मौत वाले दिन सो सके। जीरा आंखें बंद किए पड़ा था, मगर मुझे इल्म था कि वो भी जाग रहा है। मैं आंखें बंद किए सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद जीरा उठकर बैठ गया। उसने सरहाने रखा हुआ सिगरेट का पैकेट उठाकर सिगरेट सुलगाई और गहरे गहरे कश लेने लगा। मैंने पूछा, तुम अभी तक सोए नहीं? उसने कहा, नींद ही नहीं आ रही। जब भी आंखें बंद करता हूँ माँ का चेहरा सामने आ जाता है, फिर जहन की स्क्रीन पर एक फिल्म सी चलती है। अम्मी मुझे कपड़े पहना रही हैं, बाल संवार रही हैं, नाश्ता करवा रही हैं और मेरा हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ने जा रही हैं। अब्बू से लड़कर मेरी बेजा जिद्दें पूरी कर रही हैं। कामरान साहब, मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिया है, इसके लिए तो शायद अल्लाह भी मुझे माफ न करे। मैंने अफसरदा लहजे में कहा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता। यही कुछ तो मैंने अपनी माँ के साथ किया है, बस अब उनकी मगफिरत की दुआ करो। फिर कमरे में बोझल सी खामोशी तारी हो गई। इस खामोशी में जीरे के आदमियों के खर्राटे मजीद गिरा गुजर रहे थे। जीरे ने दूसरी सिगरेट सुलगाते हुए कहा, कामरान साहब, हम कल ही अपना काम शुरू कर देते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैंने कहा, देर वेर को छोड़ो, तुम अभी इस पोजीशन में नहीं हो कि कोई भी काम कर सको। तुम्हें अभी कुछ दिन आराम की जरूरत है। तुमसे ज्यादा आराम की जरूरत शाजिया को है। फिर मैंने चौंक कर कहा, तुमने अपने आदमियों को अभी कुछ बताया तो नहीं है? जीरे ने कहा, अभी इन लोगों से बात करने का मौका ही कहाँ मिला है। मैंने फोन पर सिर्फ आने को कहा था कि तुम लोग पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाओ। मैंने कहा, इन लोगों को वापस भेज दो, अब ये काम मैं तन्हा करूंगा। जीरा उठकर मेरे पास आ गया और बोला, क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? मुझसे कोई गलती हो गई? अगर ऐसा है तो प्लीज कामरान साहब मुझे माफ कर दें, मगर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। वो मुझसे लिपट गया। मैंने नरमी से उसे खुद से अलहदा करते हुए कहा, अहमक हो तुम। मैं कब कह रहा हूं कि तुम मेरा साथ छोड़ दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तो फिलहाल ये चाहता हूं कि तुम कुछ दिन आराम कर लो। बल्कि जीरे ने खुशामदाना लहजे में कहा, प्लीज कामरान साहब, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं फिलहाल काम करने की पोजीशन में नहीं हूं तो आप गलत समझ रहे हैं। आपका मकसद बुराई का खात्मा है। मुमकिन है आपका साथ देकर मेरे पिछले गुनाहों का कफारा अदा हो जाए, माँ की रूह खुश हो जाए कि मेरे बेटे ने जिंदगी में न सही मेरी मौत के बाद गुनाहों से तौबा कर ली। मैं तो पहले से ज्यादा चाको चौबंद हूँ। देखिए, अब कुछ मत कहिएगा। जीरे की आवाज भरा गई। तभी दरवाजे के पास शाजिया की आवाज आई और मैं चौंक उठा। भैया ठीक कह रहे हैं कामरान साहब। मैंने हैरत से कहा, तुम अभी तक सोई नहीं? बोली, नींद आती तो जरूर सो जाती। मैंने आपकी और भैया की आवाजें सुनी और इस तरफ चली आई। वो दोनों बेखबर सो रही हैं। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, माँ तो मर ही गई है। क्या किसी के मरने से दुनिया के काम रुक जाते हैं? इस मौके पर आपने भी हमारा साथ छोड़ दिया तो भैया शायद दोबारा उन्हीं राहों पर चल निकलें। न सिर्फ भैया बल्कि मैं भी आपके साथ हूँ। अब आप इनकार मत कीजिएगा, जो काम आज नहीं हो सका वो कल जरूर होगा। फिर वो आहिस्ता से बोली, सुबह उन दोनों लड़कियों को रवाना कर दें, वो तो 1 हफ्ते तक मेरे साथ रहने पर मुसिर हैं। जीरे ने कहा, मैं सज्जू से कह दूंगा कि इन हालात में उनका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, वो खुद ही उन्हें छोड़ आएगा। फिर कुछ देर के बाद शाजिया चली गई। उसके जाते ही कमरा मुझे अचानक खाली खाली और वीरान वीरान सा लगने लगा। फिर सोते जागते सुबह हो ही गई। साजिद की दोनों बहनें मसरूफ हो गईं। नाश्ते से पहले ही जीरे ने साजिद को समझा दिया था कि हम जो खतरनाक काम करने जा रहे हैं उसमें तुम्हारी बहनों का यहाँ रहना मुनासिब नहीं। नाश्ते के बाद उन्हें घर छोड़ाना।
मैंने एक मर्तबा फिर जीरे से कहा, ठीक है, साजिद वापस आ जाए तो हम तमाम तफसीलात तय कर लेंगे। वैसे तुम्हारे ये आदमी हर तरह से काबिल एतमाद है ना? जीरे ने पुख्तगी से कहा, मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ ये लोग मर जाएंगे मगर जबान नहीं खोलेंगे। मैंने कहा, ठीक है, साजिद वापस आ जाए तो हम तमाम तफसीलात तय कर लेंगे। मैंने एक मर्तबा फिर प्लानिंग करनी है। जीरे ने कहा, रब नवाज के पास मुकम्मल रिपोर्ट है। वो डीएसपी किस इलाके के थाने में बैठता है, उसका घर कहाँ है और घर में कितने अफराद हैं। साजिद की वापसी तक जीरा सिगरेट फूंकता रहा। बाकी अफराद भी अपनी गुफ्तगू में महव थे। मुझे शुबा था कि जब उन्हें काम का इल्म होगा तो मुमकिन है उनमें से कोई इनकार कर दे या सभी माजरत कर लें। पुलिस के किसी डीएसपी को अगवा करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। हाँ, अगर उसे हलाक करना होता तो कोई मसला नहीं था। कहीं भी घात लगाकर उसे गोलियों से छलनी किया जा सकता था, मगर मैं पूछगिछ के लिए उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। मुझे चाय की तलब हो रही थी। मैंने सोचा कि शाजिया को तकलीफ देने की बजाय किचन में जाकर खुद ही एक कप चाय बना लूं। मैंने किचन में पहुंचकर चाय का पानी रखा ही था कि शाजिया वहां पहुंच गई। उसने शिकायत आमेज लहजे में कहा, मुझसे इतनी खैरियत तो न बरतें कामरान साहब, चाय के लिए मुझसे नहीं कह सकते थे। मैंने कहा, जरूर कह सकता था और कह रहा हूं कि प्लीज मुझे एक कप कॉफी बना दो। जब काम ही करना है तो फिर जरा मेहनत भी करो। फिर मैंने हंसकर कहा, मगर कॉफी को खूब अच्छी तरह ब्लेंड करना। बोली, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कॉफी को कैसे ब्लेंड किया जाता है, तुम आराम से एक तरफ बैठ जाओ। मैंने एक मर्तबा फिर ये बात नोट की कि वो मुझे आपकी बजाय तुम कहकर मुखातिब कर रही थी और गुफ्तगू के अंदाज में भी बेतकल्लुफी थी। रात को जीरे की मौजूदगी में वो बहुत अदब व एहतराम से बात कर रही थी। ये बात मेरी समझ में न आई। उसके चेहरे पर सोगवारी थी और आंखें रोने की वजह से मुतवर्रम हो रही थी। उस आलम में भी वो हसीन लग रही थी। जब वो कॉफी ब्लेंड करने लगी तो मैं किचन से निकल गया। जीरा कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने उसे बरामदे में तलाश किया, वो वहां भी नहीं था। अचानक मुझे शाजिया की आवाज आई, अगर तुम भैया को ढूंढ रहे हो तो वो छत पर हैं। उसके हाथ में कॉफी के 2 मग थे, एक उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कॉफी लेकर छत पर चला गया। आहट सुनकर जीरे ने पलट कर देखा। फिर वो दूरबीन से इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा और बोला, कामरान साहब, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही तैयारी से आए हैं। उसका इशारा अपने साथियों की तरफ था। बोला, उनके सामान में एक बड़ा सूटकेस है जिसमें हर तरह का असलहा मौजूद है, फोल्डिंग राइफल से लेकर तबाकुन दस्ती बम, हत्ता के खंजर भी। उन दस्ती बमों में स्मोक बम भी हैं और टाइम बम भी। ये दूरबीन भी इंतहाई ताकतवर है, जो खास तौर पर अमेरिकन आर्मी के लिए बनाई गई है। सूटकेस में एक दूरबीन और भी है। अचानक वो बोला, साजिद आ गया। मैंने बहुत गौर से उस समत देखने की कोशिश की, मगर सिवाय धुंधले से एक धब्बे के मुझे कुछ दिखाई न दिया। जीरे ने वो दूरबीन मुझे पकड़ा दी। दूरबीन वाकई इंतहाई ताकतवर थी, क्योंकि अब मुझे भी साजिद की सफेद शराड वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी। न सिर्फ गाड़ी बल्कि साजिद का चेहरा भी बहुत वाज़े था। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया कि कहीं कोई गाड़ी उसके ताक़ुब में तो नहीं है, मगर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। हमारे ब्लॉक से तकरीबन 6 फरलांग के फासले पर चंद मकान आबाद थे। वहां एक दूध वाला साइकिल पर घूम रहा था। उन मकानों से कुछ दूर फ्लैटों में कोई स्कीम ज़ेरे तामीर थी। वहां मजदूर पहुंच चुके थे और काम भी शुरू हो चुका था, मगर वो इलाका जीरे के मकान से इतने फासले पर था कि अगर मैं पूरी कुव्वत से भी चीखता तो आवाज वहां तक न पहुंचती। मैं कॉफी खत्म कर चुका था। मैंने जीरे से कहा, चलो अब नीचे चलें। फिर मैं आहिस्ते से बोला, क्या यह मुमकिन नहीं है कि तुम शाजिया को कुछ दिनों के लिए कहीं और भेज दो? मेरे ख्याल में फिलहाल उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, न ही उसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। तभी शाजिया की झुंझलाई हुई आवाज आई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शायद वो मेरे पीछे पीछे छत पर आ गई थी और अब ऐसे गोशे में खड़ी थी जहां से नजर नहीं आ रही थी। मैं खफीफ सा होकर बोला, तुम यहाँ कब आई? उसने तंजिया लहजे में कहा, आप तो अपने साए से भी चौकन्ने रहते हैं। हैरत है, आपको मेरे ऊपर आने का इल्म नहीं हुआ? मैंने कहा, किसी खतरे की सूरत में ऐसा होता है। इस वक्त मुझे किसी से कोई खतरा नहीं था, इसलिए मैंने तवज्जो नहीं दी। बहरहाल ये मेरी बेपरवाही है, मैं आइंदा इस बात का भी ख्याल रखूंगा। जीरे ने मौजू बदलने को कहा, तुम दोनों ने अकेले अकेले चाय पी ली, मुझे पूछा ही नहीं। शाजिया ने फैसला कुन लहजे में कहा, चाय तो आपको मिल जाएगी, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, बोली, और कामरान साहब, आपको मेरी मौजूदगी से क्या परेशानी है? आखिर ग्लोरिया भी तो आपके साथ रहती है। मैंने उसे टालना चाहा, कहा, अब यही देख लो, उसी ग्लोरिया की वजह से हम कितने परेशान हैं। शाजिया बोली, ये सूरत हाल तो किसी के साथ भी पेश आ सकती है। अगर ग्लोरिया की जगह तैमूर होता तो क्या आप परेशान नहीं होते? उसकी दलील ने मुझे लाजवाब कर दिया। वाकई ये सूरत हाल तो मेरे जो तैमूर के साथ भी पेश आ सकती थी। असल में तो मैं अपनी जात से खौफजदा था। जीरे ने कहा, आप दोनों बहस करते रहें, मैं नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि साजिद पहुंच गया है। वो हंसता हुआ नीचे चला गया। उसके जाने के बाद शाजिया ने मुझे घूर कर देखा और जारहाना अंदाज में बोली, तुम्हें मेरी मौजूदगी से भला क्या परेशानी है? उसके जारहाना अंदाज पर मुझे बेख्तियार कांता याद आ गई।
उसकी बहुत सी बातें कांता से मिलती थी। अब मैं उसे क्या बताता और कैसे बताता कि मुझे उसकी मौजूदगी से क्या परेशानी है। मैंने सर्द लहजे में कहा, मुझे भला क्या परेशानी होगी, मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रहा हूँ। फिर मैंने चौंक कर कहा, और तुम मुझसे ये किस लहजे में बात कर रही हो? तुम मुझसे बहुत छोटी हो, जीरे के सामने तो भीगी बिल्ली बनी रहती हो। उसने तंजिया लहजे में कहा, बाय द वे मैं कितनी छोटी हूँ तुमसे, 50 साल या 60 साल? मैंने कहा, मेरा अंदाजा है कि कम से कम 10 साल तो छोटी होगी। वो खिलखिलाकर हंस दी, बोली, शुक्र है तुमने 10 की बजाय 100 साल नहीं कहा। हाँ, अगर तुम्हें एतराज है मेरी बेतकल्लुफी पर तो आइंदा बहुत एहतराम से बात करूंगी। बेतकल्लुफ तो उसी से हुआ जाता है जिसे अपना समझा जाता है, और तुमसे तो जब तारुफ भी नहीं था उस वक्त से मैंने तुम्हें अपना आइडियल बना लिया था।